बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस वीलॉग में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। T20 वर्ल्ड कप के मैचेस जारी हैं। पाकिस्तानियों का टाकरा हुआ कल इंडिया की टीम के साथ और पाकिस्तान को एक इबरतनाक, एक ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त से दुचार किया। 6 रन्स थे एक सनसनीखेज़ मैच के बाद भारत ने ये कामयाबी समेटी। इसके क्या मुहर्रकात हैं, क्यों पाकिस्तान की जो मिडल ऑर्डर है एक दफ़ा फिर बुरी तरह फ्लॉप हुई, बड़ी अफसरदा किस्म की शक्लें लेके मैच से निकले। पूरी अवाम को दुख है, अफसोस है, अवाम हकी बकी रह गई कि जीता जताया मैच क्यों हार गए, और कोई इतना बड़ा स्कोर भी नहीं था। और ये तो ख्वाब बुन रहे थे T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने का, और ये सिर्फ एक क्या दूसरा मैच भी बड़ी ज़िल्लत अमेज़ तरीके से हारे हैं। तो इस पे डिटेल तरीके से मैं बात करूँगा। इस पूरे मैच का मैं पोस्टमार्टम करूंगा ताकि आपको समझ लग सके कि एक्चुअली ये मैच क्यों गंवाया हमने, किस वजह से हम हारे। देखिए, इंडिया ने 119 रन्स किए, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो 219 रन्स वाली बॉडी लैंग्वेज थी। भाई, बड़ी दलेरी और बड़ी जीदारी से उन्होंने मैच को खेला था। हमें लग ही नहीं रहा था कि ये मैच वो हार जाएंगे, जबकि पाकिस्तानी बैट्समैन है, आगाज़ उन्होंने कदरे अच्छा किया, लेकिन मिडिल ऑर्डर तो ऐसे फ्लॉप हो गई है, बस कुछ ना पूछें। बड़ा अफसोसनाक ये दिन था और सदियों मुद्दतों हम इस जख्म को चाटते रहेंगे। ये बड़ा एक अफसोसनाक दुख है, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। बिलीव करें, ये हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं इस टीम के, जो किसी भी रेफरेंस में कहीं पे भी बैठे बिठाए हैं, उन सब के लिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये बहुत बड़ा एक इबरत का मुकाम है कि हम इस हादसे के बाद से सीखें। ये हादसा ही है, बिलीव करें, इसने सारी टीम को सख्ते में खड़ा कर दिया। तो आज मैं पूरे मैच की डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। जी, मैच नंबर है जी 19, ये हुआ जी न्यूयॉर्क में। तो कबल इसकी कि मैं इसका पोस्टमार्टम शुरू करूं, इसका पूरा मैं नोहा पढ़ के आपको सुनाऊं, इसका मैं मातम करूं आपके सामने, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने साथियों तक ये वीडियो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जी डिटेल आज की वीडियो। अच्छा जी, मैच जब शुरू हुआ तो बाबर आजम ही वाज लकी कि उसने मैच का टॉस जीता और उन्होंने इलेक्टेड टू फील्ड किया जी कि हम फील्ड करेंगे। अच्छा डिसीजन था, उनको पता था कि हम बड़ी अच्छी गेंद कर सकते हैं, मॉइस्चराइज़र है, तो हम इसको 125-150 तक ढेर कर लेंगे। तो बड़ा अच्छा उन्होंने बॉलिंग की और शुरू में उनको काफ़ी रेजिस्टेंस का सामना मिला, लेकिन उसके बाद स्पेशली मोहम्मद आमिर और नसीम शाह और हारिस रऊफ़ ने बड़ी आउट क्लास किस्म की बॉलिंग की और 119 पे इनको ढेर कर लिया। मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में बताना चाहता हूँ कि इनकी जो फॉल ऑफ द विकेट्स हैं या इंडियन बैटिंग लाइन का जो स्कोर ऑर्डर है वो मैं आपको ज़रा दोहरा दूँ, क्योंकि ये तारीख का एक हिस्सा है, ताकि मैं आपको पूरी डिटेल समझा पाऊँ कि एक्चुअली वो उनकी बैटिंग लाइन क्या थी और हमने इनके सामने क्या चीज़ें रखी सामने। रोहित शर्मा 13 पे आउट हुए, उसको अफरीदी ने आउट किया जी, 1 चौका 1 छक्का उसने मारा। विराट कोहली को आउट किया जी नसीम शाह ने, उसने सिर्फ 4 ही स्कोर बनाए। देखिए, बड़ी बड़ी विकटें इन्होंने शुरू में ही ले ली। और उसके बाद जी मोहम्मद अहमद ने पंथ को किया जी, वो विकेट कीपर हैं जो सबसे बड़ी जिसने इनिंग्स के लिए 42 रन की, उसने 6 चौके भी मारे। उसमें बड़ा वो वैशी किस्म का उसका बिहेवियर, लंबी लंबी शाटें उसने मारी और नो डाउट उसके इरादे बड़े ख़तरनाक थे, लेकिन मोहम्मद आर्म ने उसको ढेर किया जी। उसके बाद जी पटेल को आउट किया जी नसीम शाह ने, सूर्या यादव को आउट किया जी हारिस रऊफ़ ने। उसके बाद जी शिवयाम दुबे को आउट किया जी नसीम शाह ने। उसके बाद जी हार्दिक पांड्या को आउट किया जी हारिस रऊफ़ ने, और साथ में जडेजा को आउट किया जी मोहम्मद आमिर ने, और रन आउट रहे जी जसप्रीत बुमराह को आउट किया जी हारिस रऊफ़ ने। मोहम्मद सिराज की बारी ही नहीं आई। तो ओवरऑल ये है जी इंडियन बैटिंग लाइन जी। आप देखें कि किस तरह उनका तहस नहस कर दिया जी पाकिस्तानी बॉलर ने, स्पेशली मोहम्मद आमिर और नसीम शाह और हारिस रऊफ़ ने। तो इनकी जो फॉल ऑफ द विकेट थी वो भी आप ज़रा सुनिए, देखिए, तब आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी ये मुश्किल में इन्होंने अपनी जान बचाई। पहली जो विकेट इनकी गिरी वो 12 स्कोर पर गिरी जब कोहली को आउट किया गया। दूसरी विकेट गिरी 19 के स्कोर पर जब रोहित शर्मा को आउट किया गया। तीसरी विकेट गिरी 53 पर जब पटेल को आउट किया। उसके बाद जी 89 पे चौथा विकेट गिरा इनका सूर्या यादव। 95 के स्कोर पर गिरे जी दुबे, और 96 के स्कोर पर पंथ आउट हुए। इसके बाद जी जडेजा आउट हुए। 112 पे 8वीं विकेट इनकी हार्दिक पांड्या को आउट किया जी मोहम्मद आमिर ने, और मोहम्मद आमिर ने फिर एक दफ़ा हैट्रिक करने की कोशिश की, लेकिन खैर वो कामयाब नहीं हो सके। 112 पर 8वीं विकेट हार्दिक पांड्या की गई और बुमराह की नामी विकेट गिरी 112 पर। तो यहाँ पर आमिर को एक चांस था ये हैट्रिक का, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। लेकिन आखिर जो विकेट थी वो अर्शदीप सिंह की थी जो 119 पे गिरी। तो यूं
पूरी इंडियन बैटिंग लाइन जो है वो तबाह व बर्बाद होगी सिर्फ 119 रन में। बेहतरीन किस्म की, आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग की अफरीदी ने। 4 ओवर किए, 29 रन दिए, एक खिलाड़ी को उन्होंने आउट किया। नसीम शाह ने 4 ओवर्स किए, 21 रन दिए, उसने 3 खिलाड़ी आउट किए। मोहम्मद आमर ने 4 ओवर्स में 23 रन दे के 2 विकेट हासिल किए। इफ्तिखार अहमद ने 1 ओवर में 7 रन दिए, कोई स्कोर हासिल नहीं किया। अमाद वसीम ने 3 ओवर्स में 17 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। हारिस रऊफ ने 3 ओवर्स में 21 रन देते हुए 3 खिलाड़ियों को आउट किया। तो यूं आपने देखा कि इंडियन बैटिंग लाइन, फॉल ऑफ विकेट और पाकिस्तानी बॉलिंग्स आपने देखा कि कितना ज़बरदस्त किस्म का पाकिस्तान की यहाँ पर कम बैक थी, बड़ी कमांड थी। और ये भीगी बिल्ली बने हुए थे ये इंडियन सारे, इनको समझ नहीं लग रही थी। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि इनका मोटिवेशन बड़ा हाई है। कप्तान की यहाँ पे एक बात फिर वही बात मैं रिपीट करूँगा कि जो टीम बुज़लों की तरह खेलती है, डर के खौफ से, हारने के खौफ से खेलती है, वो कभी नहीं जीत सकती। तो पाकिस्तान का यही हुआ था, इतना इनको खौफ आने लग गया था कि जो स्ट्रेट जो बैट पे आ रही हैं गेंदें, उनको भी ये मारने से घबरा रहे हैं। 3-3, 4-4 गेंदें ये बीट हो रहे हैं और यूं मार्जिन जो है ना वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इनके पास काबू में नहीं आया। और जो मिडिल ऑर्डर है उसको क्या कहें जी, इन लोगों का शायद कम कसूर है, क्योंकि ये तो आए हैं जी पिकनिक पे, ये मैच खेलने तो आए नहीं है। इनका जो एटीट्यूड है, इनकी जो हरकतें हैं वो पिकनिक वाली हैं, कोई प्लेयर वाली तो लग नहीं रही। तो मुझे ज़ाती तौर पर तो इनसे तो कोई शिकवा नहीं है, लेकिन इनके जो हैंडलर हैं जिन्होंने इनको इस लेवल तक पहुंचाया, उनको ये पूछना चाहिए कि भाई आप लोगों को आवाम के पैसे से ये टीमें वहाँ पर भेजी जाती हैं, उनकी ट्रेनिंग की जाती है, उनके सेशन रखे जाते हैं, उन पर कितना इन्वेस्टमेंट किया जाता है, लेकिन ये जनाब जीते जिताए मैच उनकी प्लेट में रख के आ जाते हैं। यूएस के ख़िलाफ़ हम मैच हारे थे, उसका भी बड़ा शदीद किस्म का दुख था, लेकिन ये दुख नहीं भूलता। और उन्होंने जिस हूटिंग के साथ आप लोगों को शिकस्त दी है ना, वो सारी उम्र जो है ना वो आपको एक कांटा बन के चुभता रहेगा, बड़ी तकलीफ होगी आपको। अच्छा जी, अब मैं जिक्र करूंगा जी पाकिस्तानी बैटिंग लाइन का। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन स्पेशली मिडिल ऑर्डर ने तो कहीं का नहीं छोड़ा, कमर तोड़ के रख दी, बेड़ा गर्क कर दिया। ये सारी उम्र ये जख्म जो है ना हम इसका चाटते रहेंगे। ये जो एनके पहन के, नीली पीली एनके पहन के जो खेलते हैं, पुट्टी सीधी ये हरकतें करते हैं, और ऊपर से इनके नखरे हमें मान नहीं। बड़ी अजीब सी सिचुएशन लगती है, एक खेलते नहीं ठीक, ऊपर से आपके नखरे इतने हैं, ऊपर से पुट्टी सीधी एनके ये पहनते हैं, जो ऊपर से डिंगे डिंगे मुंह बना के ये हरकतें वहाँ पे करते हैं। तो बड़ी एक शर्मिंदगी और अफसोस का मुकाम है इन लोगों के लिए। लेकिन ये कोई ये समझे तो फिर बैटिंग मिडिल ऑर्डर स्पेशली यकीन करें, उस्मान खान तो लगता ही नहीं था इस ग्राउंड का खिलाड़ी, वो तो मेरे ख्याल किसी और स्पोर्ट्स का बंदा है, वो तो एम ही यहाँ पे इसको इंजेक्ट कर दिया हुआ है। फखर जमान भी कोई कारकर्दगी ना दिखा सके। अमाद वसीम भी इस शिकस्त का जिम्मेदार है। उसने यकीन करें 23 बॉल्स खेले हैं, 23 बॉल, यानी कि तकरीबन 4 ओवर ये कला खेल गया ये, लेकिन कोई स्कोर नहीं कर सका। 3-3, 4-4 गेंदें इसने जनाब बीट की हैं, और आखिर में जब रन्स लेने हैं तो वो भी नहीं लेने के लिए ये जनाब आमादा हो रहे हैं। इफ्तिखार साहब इस दफ़ा कुछ नहीं कर सके, उन्होंने भी बिल्कुल 5 रन बनाए। अफरीदी की उसकी तो बारी नहीं आई। तो ओवरऑल देखा जाए तो रिजवान की 31 स्कोर भी किसी काम नहीं आए, बाबर के 13 स्कोर थे, उस्मान के 13 स्कोर थे, फ़खर जमान के 13 स्कोर थे, पता नहीं 13 का हिंसा ही लड़ गए इनको। अमाद वसीम के 15 थे, इफ्तिखार के 5 थे। तो किसी बंदे ने भी कोई खातर खा जो है ना वो जान नहीं मारी। बड़ी अफसोस की मुकाम है। इसकी शर्मिंदगी रहेगी, इसकी चुभन हमेशा रहेगी इस पूरे मैच की। फॉल ऑफ द विकेट्स अगर आप सुनेंगे ना तो आपको और ज़्यादा शर्मिंदगी में आप गड़ जाएंगे। फॉल ऑफ द विकेट देखें जी कि 26 पे पहली विकेट हुई जब बाबर आउट हुए, 57 पे दूसरी हुई जब उस्मान थे, यहाँ तक भी मैच इनके बड़े हाथ में था। तीसरी विकेट हुई 73 पे जब फ़खर आउट हुए, यहाँ पर भी बड़ी गिरफ्त थी। चौथी विकेट गिरी जी 80 पे जब रिजवान साथ छोड़ गए, यहाँ तक भी ठीक थे। शादाब साहब ने तो ऐसी बेपरवाही से शॉट खेली है जैसे एमी मुफ्त का इनके पास पैसा है, तो एमी यहाँ पे चलते चलते आगे हुए हैं। शादाब 88 पे आउट हुए, और उसके बाद इफ्तिखार साहब जी 102 पे आउट हुए, 102 पे ही अमाद साहब आउट हो गए। तो फिनिश, दैट्स इट, कहानी ख़त्म। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है जी, बड़ा दिल दुखा जी इस मैच को पूरे को देख के। टाइम ज़ाया किया, दिल टूटे, उम्मीदें खाक में मिली, और बड़ा नुकसान हुआ। ओवरऑल पाकिस्तान का इमेज जो है ना बड़ा ख़राब हुआ। वो 119 करके 219 की तरह खेल रहे थे, और ये 119 करना था इन्होंने, लेकिन इनको लग रहा था जैसे 1019 इन्होंने करना है। इनके हाथ पैर भूले हुए थे, आसान इनके खता थे। मुझे नहीं समझ आती कि जो लोग इनको ट्रेनिंग करवाते हैं, ये जहाँ से ये करके आते हैं ट्रेनिंग, वो इन बातों की इनकी कोई नहीं ट्रेनिंग करवा सकते कि भाई आपने खेलना किस तरह है, बैट किस तरह पकड़ना है, चौके छक्के किस तरह मारने हैं, सेव किस तरह करना है, सिंगल डबल किस तरह लेनी है। जो मेरे जैसे बंदे, आम जिस तरह बंदे वो क्रिकेट पे इतना ज़्यादा बोल सकते हैं, तो जो ये बड़े एक्सपर्ट हैं जो, वो तो इनको कुछ ना कुछ कानों में कहते होंगे ना, तो उनकी बातों पर का तो इनको मेरे ख्याल कोई असर नहीं हुआ।
اور اوپر سے جناب صاحب کہتے ہیں جی کہ بہت بڑی سرجری کی ضرورت ہے، تو واقعی سرجری تو واقعی بہت بڑی کی ضرورت ہے. اب اس کو کچھ سمجھے تو سمجھنے کی بات ہے، باقی نہ سمجھے تو پھر آپ اس طرح کی کئی شکستیں اپنے ذمہ ڈالتے جائیں. بہرحال جی اوور آل دیکھا جائے تو جی کنگریچولیشن جی، انڈین نے بڑا اچھا میچ کھیلا جی، جیتا. اصحاب کی جنگ تھی، ٹیکنیک کی شاید یہ کم جنگ تھی، اصحاب کی جنگ تھی، تو وہ اس میں کامیاب ہو گئے. مین آف دا میچ رہے جی بمراہ، جس نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جی 14 رنز کے ایور اپنے پورے سیشن میں، اپنے پورے سپیل میں، 4 اوورز کے سپیل میں. اب پاکستانی ٹیم کا جو اگلا میچ ہے وہ میچ دیکھنے کا تو دل نہیں کر رہا. وہ کل میچ ہے جی، میچ نمبر 22، وہ بھی نیو یارک میں ہوگا. یہ جو بدقسمت گراؤنڈ ہمارے پلے پڑ گئی ہے، یہ نیو یارک میں ہوگا جی. اور یہ ہے جی میچ پاکستان اور کینیڈا کا. اور کینیڈا بھی کوئی عام سی ٹیم نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کینیڈا اور یو ایس کا کیا حال ہوا تھا، 196 سکور کیے تھے انہوں نے امریکہ کے خلاف. تو اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر کیا ہوگا. بہرحال جی آئی ہوپ فار دا بیسٹ جی، دیکھتے ہیں جی کہ آگے کیا ہوتا ہے. اب بات آ جاتی ہے اگر مگر والی. اگر پاکستان 2 میچ جیتے، امریکہ 2 میچ ہارے، اور فلانا یہ کرے فلانا وہ کرے، تو پھر آپ سپر 8 میں پہنچ سکتے ہیں. بھائی فٹے منہ ایسی کرکٹ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا جی، ساری امیدوں پہ پانی پھیر دیا، ساری قوم کو افسردہ کر دیا، ساری قوم کو دکھی کر دیا. ایسا کانٹا چبھایا ہے کہ اس کی تکلیف درد ساری عمر لوگوں کو ہوتی رہے گی. جو کرکٹ پہ دل و جان نچھاور کرتے ہیں ان کا تو کم از کم بیڑا غرق کر دیا آپ لوگوں نے. ان کے لیے تو آپ جو کچھ مرضی بھی کرتے رہیں گے نا، تو میرا خیال ہے وہ اس شکست کا تو دکھ نہیں بھول سکتے. عوام تو حقی بکی رہ گئی. ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، کوئی ایسی کوئی کسر رہ گئی ہے کہ جس سے آپ ان کو مزید دکھی کر سکیں؟ سارا کچھ آپ نے کر دیا. میرا خیال ہے کہ آپ ٹکٹ کٹا کے واپس ہی آ جائیں. ایم یو تکلفن وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مزید ہمارا دل کھٹا کریں گے. عوام کو اتنی عبرت ناک شکست دوچار آپ نے کروا کے، تو اب وہاں پہ کیا کرنا ہے آپ نے؟ میرا خیال ہے آپ واپس ہی آ جائیں چپ کر کے. پاکستان جی سپر 8 میں تو نہیں پہنچتا جی، مجھے تو نہیں لگتا جی پاکستان کبھی بھی سپر 8 میں پہنچے گا. جو ان کے حالات ہیں، وہ جس طرح کہتے ہیں جو ان کے لچھن ہیں، ان کے لچھن تو اس طرح نہیں ہے کہ یہ کبھی بھی سپر 8 میں پہنچ سکے. جو انہوں نے وہاں پر حالات بنا دیے ہیں، جس نہج پر یہ اپنے آپ کو لے آئے ہیں، وہاں پر تو سپر 8 کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ویسے ہی سپر کر کے واپس آ جائیں. اندازاً میرا خیال ہے سپر 8 تو بڑی دور کی بات ہے، سپر 16 میں بھی نہیں آ سکتے. دیکھیں اگر امریکہ، اب انہوں نے شرطیں رکھی ہوئی ہیں کہ امریکہ اپنے دونوں میچوں میں سے ایک میچ جیت جائے یا دونوں جیت جائیں، اور پاکستان دونوں میچ جیت جائے، تو پھر کہیں ہماری جگہ بن جاتی ہے. بھائی فٹے منہ ایسی گیم کا کہ جب آپ اپنے آپ کو ایک سپر چیمپئن سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو ایسی تدبیریں اختیار کرنی پڑتی ہیں. بارش نے بھی تھوڑی بہت فیور کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن بارش جو ہے نا وہ آپ کے مقدر بہا کے لے گی. بارش جی میری طرف سے جی ایک دفعہ پھر جی پرسہ ہے جی پوری عوام کو جی. اللہ آپ کے جذبات ٹھنڈے کرے اور آپ دوبارہ دیکھ سکیں گے یہ ہیرو آپ کے دلوں کو کوئی گرما سکیں، کوئی آپ کے لیے کوئی جیت کا تحفہ کوئی لے کے آ سکیں. تو مجھے دیجیے اجازت جی، انشاءاللہ ملتے ہیں جی کسی اور ویڈیوز میں. تھینک یو فار واچنگ. اور اپنا ضرور پرسہ اس میں لکھیے گا، ضرور کوئی نہ کوئی نوحہ لکھیے گا، ضرور کوئی نہ کوئی اپنا دکھ اس ویڈیو میں ضرور لکھیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی. تھینک یو فار واچنگ.